हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीट गुरु क्लासेस। बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ लिया था G2 फेज तक पढ़ लिया था। इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जो कि आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, वो है अमाउंट ऑफ डीएनए। इसको समझ लो। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो माइटोसिस, और मेन जो है थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है माइटोसिस का, लेकिन उसको भी कंप्रेस करके अच्छे से आपके ब्रेन के अंदर डाल देंगे उसको भी, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, हम लोग पहले देखेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। हमें ये पता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो केवल एम फेज के टाइम पे हमें विजिबल होता है आंखों से, यानी कि आंखों से नहीं, तुम्हारी आंखों से कहाँ से दिखेगा, सर तो बहुत छोटा है। हाँ, क्रोमोसोम जो दिखेगा वो तभी दिखेगा जब सेल डिवाइड करेगी। और सेल डिवाइड कब कर रही है? सेल डिवाइड कर रही है एम फेज के टाइम पे, ठीक है। तो इसको यहां पहले लिखते हैं कि क्रोमोसोम विजिबल ड्यूरिंग एम फेज, ठीक है, क्योंकि यहां सेल डिवाइड कर रही है। अब G1 G2 और S के अंदर क्या दिखेगा? सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हमें क्रोमोसोम केवल एम फेज में दिख रहा है तो G1 S और G2 फेज में क्या दिखेगा? तो वो क्रोमैटिन फॉर्म होगी, यानी डीएनए कंडेंस। मैंने आपको कल ही बताया था कि डीएनए कंडेंस करता है न्यूक्लियस में रखने की, क्योंकि डीएनए का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस छोटा सा है, तो इसको इसमें रखने के लिए फोल्ड करना जरूरी है, और वो फोल्ड का मतलब कंडेंसेशन। तो क्रोमैटिन फॉर्म में जो है G1S और G2 फेज में दिखेगा। G1S और G2 फेज में डीएनए विजिबल इन क्रोमैटिन फॉर्म, ठीक है, क्रोमैटिन फॉर्म। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं कि पहले डिप्लॉयड सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है। यहां डालना पॉइंट, इन डिप्लॉयड सेल, ठीक। ये साइकिल जो कि बहुत काम आनी थी, मैंने तुम लोग को बताया था लास्ट लेक्चर में। अब देख इसका यूज़ कैसे होता है, इसको किस तरह से मैं पूरा समझाता हूँ इस साइकिल की मदद से। ये एम फेज, G1S और G2। सर आपने इंट्रो ना दिया अपना, बेटा लास्ट में दे दूंगा, पहले पढ़ तो ले। देख ध्यान से देख, डिप्लॉयड सेल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, इसको कितना केवल अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, वो होगा 2C। सर क्या बोल रहे हो, अभी बता रही हूँ। देख, सेल यहां से स्टार्ट किया, G1 फेज पे है, मान ले कि सेल जो है G1 फेज पे है, ठीक है। इसके अंदर डीएनए, इस डीएनए के अंदर जो अमाउंट है वो 2C है, ठीक है। अब यहां तक 2C रहेगा, यहां तक तो 2C रहेगा। फिर जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट होगा, यानी एस फेज के लास्ट तक आते आते जो सेल है उसमें जो अमाउंट होगा वो 4C हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, तो 4C हो गया। G2 में ये 4C ही रहेगा, और फिर M में वापस से सेल डिवाइड करेगी, तो इस सेल के डॉटर न्यूक्लियाई में, डॉटर सेल की डॉटर न्यूक्लियाई में वापस से 2C हो जाए, ठीक। अब देख, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि G1 फेज में अमाउंट कितना है? 2C। S फेज में अमाउंट कितना है? 4C हो जा रहा है, या मैं इस तरह से लिखूं कि 2C to 4C हो जा रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा करेक्ट वे है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2C था और फिर जब कंप्लीट रेप्लिकेट हुआ तो 4C हो गया अमाउंट, क्योंकि डीएनए डबल हो गया। इसमें डीएनए डबल हो रहा है, एंड होते होते फिर आया G2 फेज। G2 फेज में यह अमाउंट 4C ही रह गया, G2 फेज में 4C ही रह गया। और फिर M फेज में सेल डिवाइड करी और ये अमाउंट 4C to 2C हो गया, डॉटर न्यूक्लियस। ये 2C आया किस में? ये 2C आया डॉटर सेल्स में, डॉटर सेल, ठीक। अब इसको अगर एक ग्राफ के थ्रू, ये C2C कैसे हुआ, इसको एक बहुत शॉर्ट वे में मैं समझा दूंगा इसको आगे।
आगे के वीडियो में से मैं समझा दूंगा, तू बस अभी देख लियो। हाँ, इसको अगर एक ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो मुझे, तो मैंने कहा ये अमाउंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए है C, 2C, 4C, ठीक। यहाँ ये फेजेस है, ये क्या है, ये फेजेस, ठीक। देख 2C पे था, 2C से आया कहाँ पे, 4C, फिर G2 फेज में कहाँ रहा, G2 फेज में ये रहा, सॉरी S फेज में कहाँ रहा, जहाँ S फेज, और G2 फेज में कहाँ रहा, ये 4C में ही रहा, और M फेज में वापस से 2 फेज में 2C पे आ गया। ये ठीक, तो ये कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है ना, देख इसे, कुछ ऐसा बन रहा है। अब क्या सर यहाँ फेजेस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। देखियो ये जो फेज है, ठीक है, देखियो बेटा कुछ ग्राफ में ना चेंजेस करते हैं, देख कुछ ग्राफ में चेंजेस करते हैं। G1 फेज, फिर G1 से S में S से कंप्लीट होता है तो कितना हो गया 4C, फिर G2 में रहा 4C, और फिर ये आ गया 2C पे। हाँ अब देख ये आ गया बढ़िया, ठीक है, ये हो गया G1 फेज, ये है S फेज, ये G2 फेज, और ये M फेज, ठीक है। ये बस समझाने के लिए बता दिया, ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ना, कुछ ज़्यादा एग्जाम में आएगा, बस ऐसा देख ले बस, ठीक है, इतना लिख ले, इतना लिख ले। लिख लिया इसे, अब देखियो अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल में बताता हूं मैं आप सबको, ठीक है। देखियो देख फिर से वही साइकिल, M फेज, G1 S G2, और हैप्लॉइड का मतलब N, ठीक है, मतलब कि डीएनए हैप्लॉइड है, N है, डिप्लॉइड होता है तो 2N होता है। तो यहां पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए, तो G1 फेज में होगा C, फिर G1 फेज में C है, यहां पे S फेज कंप्लीट होते होते हो गई 2C, G2 में रह गई 2C, और M फेज में हो गई 2C इन डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसी चीज को लिखेंगे, S फेज में C से 2C, सेम G2 फेज में 2C, और M फेज में 2C, और यहां पे ये C किसमें, डॉटर सेल्स में, डॉटर सेल, ठीक है। अब सेम इसका ग्राफ देख ले, इसको अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे करेगा, इसको देख लियो, ये देख यहां C, या इधर ही कर ले, C कहूंगा, ये है C, फिर 2C, 3C, ऐसे ही, ठीक। तो G1, G2, सॉरी S,
G1 S, G2 फिर M, ठीक। G1 S, G2 M। अब ये कैसे हो रहा है इसको बता देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिख ले, नीचे ही इतना लिख ले, बाद में यहाँ लिख लो, ठीक है। मैंने कहा हम सबको ये पता है कि क्रोमोसोम जो है केवल एम फेज में दिखाई देता है और G1 S और G2 में क्रोमैटिन दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे क्रोमोसोम फॉर्म में दिखाना पड़े तो, इफ आई कुड, ठीक है, आई एम सेइंग दैट इफ आई कुड, अगर मैं दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल ले ले। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप देखो बेटा, ठीक, ये है, ये इसका सेंट्रोमियर। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पे कितने कितने क्रोमोसोम हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, ये G1 फेज में हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा डीएनए का S फेज में, तो हमें G2 फेज में कैसे, अगर मैं देखना चाहूं तो कैसे दिखाई देगा मुझे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। कुछ इस, ठीक, काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे भी कितने हैं, 6 है। 2n इज इक्वल टू 6, 2n इज इक्वल टू 6। तो अब यहां आप देख सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद एक एक सेगमेंट और जुड़ चुका है। यानी ये अपनी फॉर्म बना रहा है, ये अपनी फॉर्म बना रहा है, ये अपनी फॉर्म बना रहा है, ये अपनी एक फॉर्म बना रहा है। तो ऐसे करके डीएनए रेप्लिकेट हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब एक बहुत ही ज्यादा पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, इधर से देखना, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ डीएनए तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है, ठीक है। क्या पता चल रहा है कि अमाउंट ऑफ डीएनए तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है ना। यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था, लेकिन यहाँ पे मैं अगर कह रहा हूं कि डिप्लॉयड सेल है 2C है अमाउंट, तो यहाँ 4C हो गई। अब ये 2C 4C के चक्कर में मत पड़ना, ये यूनिट ही है, ठीक है। हमें इतना देखना है कि डबल हो रहा है, ठीक है। डिप्लॉयड में 2C ये करते हैं, हैप्लॉयड में C से चालू करते हैं, यूनिट है। तो यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए gets doubled in S phase but number of chromosome remains constant, ठीक है। ये चीज लिख सकते हो। अब सी को बता देता हूं। सी जो है यहाँ पे क्या है, सी है डीएनए का यूनिट है या डीएनए की संख्या है, इसे कह सकते हो, ठीक है। इतना लिख लो एक बार, इतना लिख लो तो रब करें फिर। नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी अपना रब कर दे। तो अमाउंट ऑफ डीएनए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं माइटोसिस। अब हम देख रहे हैं माइटोसिस।
डिप्लॉयड। ये मेरे पास सेल है मान लो, ठीक है, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये अंदर डी। तो G1 फेज के अंदर अगर हम देखें, G1 फेज के अंदर अगर देखें तो वैसे तो हमने बताया कि आपको कि क्रोमोसोम केवल M फेज में होता है ना, लेकिन फिर भी अगर हम एज्यूम करें तो कैसे दिखेगा, कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देख देख, ये देख, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। हमने माना है कि n=3 है, हैप्लॉइड है तो n, ठीक। वहीं जब अब S फेज आएगा, S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होगा। S फेज में क्या होगा, S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन के बाद हमें कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक, S फेज। फिर G2 फेज में, अब G2 फेज में हम देखना चाहें इसको, सेल को अगर हम आपके G2 फेज में आपको दिखाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए इसे, इसे देखिए ध्यान से, इसे सेंट्रोमेयर तो बना दे, ठीक है, देख कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमेयर, ठीक। तो n=3 है, ये भी n=3 है, ये भी n=3 है। फिर ये M फेज से जाएगा और M फेज के बाद यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक, n=3 और n=3, नोट कर लो इसे। अब डिप्लॉयड सेल में देखते हैं। अब डिप्लॉयड सेल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, डिप्लॉयड सेल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। क्या जो मेजर चेंजेस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ये देखियो, इसे ध्यान से देखियो, और लेट के लेक्चर मत देखना, बैठ के देखना, बैठ के देख इसे, देख। ये हो गया 2n=6, ठीक। S फेज के बाद DNA रेप्लिकेशन, G2 में कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ, ठीक। यहाँ ये सेंट्रोमियर, यहाँ पे भी फिर से M फेज के थ्रू जाएगा, फिर से M फेज आएगा और M फेज के बाद फिर से ऐसा, फिर से ऐसा, सेंट्रोफेज बना लिया इसे, सेंट्रोमेयर, सॉरी सेंट्रोफेज बोल रहा हूँ, सेंट्रोमेयर, ठीक है। डिप्लॉयड सेल में भी सेम चीज़, बस अब देख, अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड बता रहा हूँ कैसे देखना जाता है। तो ये फेज देख रहा है, ये हाफ पार्ट, ठीक है, हाफ पार्ट, ये देख, ये मैंने बनाया था, ये देखिए, ये ठीक है, ये और ये, तो ये वाला जो पार्ट है ये हाफ, 2n=6 और n=3, तो 2n तो ये पूरा है, ये 2n पूरा है, ठीक है, और ये हाफ n है, ये n है, हाफ पोर्शन, समझ में आया, ये हाफ पोर्शन n है और ये पूरा पोर्शन 2n है, समझ में, इजी था ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है बच्चों को, ये देख लियो, ठीक, ये देख लो, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए।
नोट हो गया? रब करें। ठीक, बेटा अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कि हैप्लॉइड स्पोर्स में, गैमेट्स में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में किस तरीके से होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हैप्लॉइड सेल में, प्लांट में, स्पोर में जब माइटोसिस होगी तो वो स्पोरोफाइट बनेगा। गैमेट यानी गैमेट में जब स्पोर में होगी तो स्पोरोफाइट बनेगा, और जब एक सेल में होगी, उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्पोर में होगा, जब स्पोर क्या होता है, एन होता है, उसमें माइटोसिस होती है तो वो गैमेटोफाइट बनता है। देखिए स्पोर के अंदर ये स्पोर है, स्पोर में माइटोसिस होगी तो यहाँ कई सारे सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। इसकी प्लॉइडी एन होगी। ठीक है, वहीं ये हैप्लॉइड प्लांट सेल है। क्या है ये? हैप्लॉइड प्लांट सेल। ठीक, अब वही अगर डिप्लॉइड प्लांट सेल में होगी, डिप्लॉइड प्लांट सेल में अगर होती है, डिप्लॉइड प्लांट सेल, डिप्लॉइड क्या होता है, जाइगोट, सिंगल सेल, सिंपल से जाइगोट। तो अगर जाइगोट में माइटोसिस होती है तो बनेगा स्पोरोफाइट, बोलेंगे स्पोरोफाइट। ठीक, ये 2n है। वैसे ही अगर एनिमल सेल में, अब ध्यान देना, यहां समझने वाली बात, एनिमल सेल में केवल और केवल डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होगा, यानी जाइगोट में ही माइटोसिस होगा। किसी भी एनिमल हैप्लॉइड सेल, स्पेशल केस को छोड़ के, बीज को छोड़ के, ठीक है, बीज को छोड़ के बाकी सारी जगहों पर मियोसिस के थ्रू ही सिंगल हैप्लॉइड सेल अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगी। एग्जाम्पल क्या है, स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट टू स्पर्मेट्स। कैसे हो रहा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, वो आगे हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी माइटोसिस में। तो इतना चीज बस बताना चाहता था। डिप्लॉइड एनिमल सेल क्या है, जाइगोट। ठीक है, इसमें माइटोसिस होगी, तो क्या बन गया, एम्ब्रेयो। ठीक है, और बाकी जो मैंने पॉइंट बोला उसको एक पॉइंट बना के नोट में लिख लेना, तो कितना डिटेल में मैं लिखाना नहीं चाहता। इसको देख लो, देख लिया, डिलीट करें। ठीक, अब मेन पॉइंट स्टार्ट करते हैं माइटोसिस का। बेटा ध्यान से, हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने अब तक देखा कि एम फेज में देखा, जी इंटरफेज में, हमने अब तक इंटरफेज में केवल देखा, इंटरफेज में कि कौन कौन से फेज होते हैं, G1, S, G2 और फिर आता है M। तो ये तो लेता है 6 से 8 घंटा, ये लेता है 4 से 6 घंटा, ये लेता है 3 घंटे के आसपास, 3 आवर्स के आसपास, ये 1 आवर के आसपास का टाइम लेता है। ठीक है, तो जो एम फेज होता है, एम फेज में या माइटोसिस में, मैं कहूँ माइटोसिस में दो चीजें होंगी। एक तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, और दूसरा डिवाइड होगा न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसमें कई सारे फेजेस आ जाते हैं, उन्हें या कई सारे फेजेस में हम पढ़ते हैं। फेजेस कभी भी देखो, फेजेस में होता नहीं, फेजेस हमने बनाया है पढ़ाई स्टडी करने के लिए, केवल उस चीज की स्टडी करने के लिए हमने फेजेस। तो न्यूक्लियस के जो होगा उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसमें आ जाता है प्रोफेज, मेटाफेज,
मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। और इन सब में भी जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, जो सबसे देर तक चलेगा, सबसे लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो होगा प्रोफेज, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है। और शॉर्टेस्ट होगा एनाफेज, शॉर्टेस्ट होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये आप ऐसे समझोगे कि हमने देखा दो जगह बदलाव हो रहे हैं माइटोसिस में। माइटोसिस में दो जगह बदलाव हो रहा है, एक हो रहा है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म में, और एक हो रहा है न्यूक्लियस में, जिसे कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियस में जो भी चेंजेस आए हैं उनको हम 4 फेजेस में और स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको 4 फेजेस में स्टडी कर रहे हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में। जिसमें से जो लॉन्गेस्ट फेज है वो होगा प्रोफेज और शॉर्टेस्ट फेज होगा एनाफेज। इसे मेमोनिक्स बना के मत याद करना, इसे मेमोनिक्स बना के मत याद करना। बेमतलब का मेमोनिक्स में क्या होता है कि अगर एक भी मेमोनिक्स भूलोगे तो सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसे याद करने ना इजी, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसे लिख लो तो आगे मैं फिर शुरू करूँ। लिख लिया, इसे रब करते हैं। कुछ बेसिक डिटेल जान लो एम फेज के बारे में या माइटोसिस के बारे में, ठीक है। एम फेज, ठीक। तो सबसे पहला क्या होता है, इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है सर? मतलब कि बेटा सेम चीजें बाद में सेम चीज में सेम चीजें डिवाइड होके सेम चीज मिल जाती है ना। मतलब कि जो न्यूक्लियस हो रहा है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी हम अगर एन है तो वो डिवाइड होने के बाद भी डीएनए का जो अमाउंट है वो एन ही है, या 2n है तो डिवाइड होने के बाद 2n ही रहेगा। जो सेल डॉटर सेल्स होंगी वो सेम होंगी। तो इक्वेशनल डिवीजन मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सेम है, ठीक है। इक्वेशन। अब हम यहां पे कह रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कहने का मतलब क्या, कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का इक्वल डिवाइड होना, ठीक है बेटा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का इक्वल डिवाइड होना या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक। यहां पे इसको रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब लिख लो पहले, फिर बताता हूं। रीऑर्गेनाइजेशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक। कुछ इस तरीके से ये सेल है, डिवाइड करेगा 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। एस फेज के बाद तो ऐसा कुछ डीएनए दिखेगा डबल, ठीक है। अब डिवाइड होगा तो कुछ पार्ट यहाँ और कुछ पार्ट यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। अब हमने ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एम फेज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, उसमें 2 फेजेस आएंगे, एक कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इतना लिख लो पहले, उसके बाद आगे प्रो फेज से अब स्टार्ट करेंगे आगे की कहानी। इसको लिख लो, लिख लिया बेटा, इरेज करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज से। सबसे पहला फेज प्रोफेज, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद क्या हुआ, उसमें डीएनए अभी न्यूक्लियस के अंदर ही है। फिर उसके बाद
होता क्या है, अभी पहला फेज हम प्रोफेज पढ़ रहे हैं, तो प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए डबल तो हो गया है, लेकिन लेकिन अभी वो आपस में उलझा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, डीएनए कैसा है, इंटरवाइंड है, डीएनए इट्स डबल बट इंटरवाइंड। तो प्रोफेज में क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में पहले जो है वो खुलना चालू होगा, डीएनए आपस में अनटैंगल्ड होंगे, अनटैंगल्ड, अनटैंगल्ड मतलब जो सुलझेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या है कि जो धीरे धीरे करके जो हमारे पास सेंट्रियोल्स थे वो पोल पे जाना चालू होंगे, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जो है वो पोल्स पे जाना चालू होंगे। फिर पोल्स पे जाने के बाद कई सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं हमारे पास, जो कि जैसे कि सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब धीरे धीरे करके डिसअपियर स्टार्ट होना। डिसअपियर होंगी किस फॉर्म में सर, ये डिसअपियर हो रही है, तो डिसअपियर का मतलब टूटना, बिल्कुल टूटेंगी, तो किस फॉर्म में स्टोर होंगी, ये क्या होगा इनका, या फिर तो बेटा ये होता क्या है कि ये स्पोर्स के फॉर्म में या वेसिकल्स के फॉर्म में टूटती हैं, जो कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि बाद में इन्हें बनना भी तो है, दोबारा भी तो रीअपियर होना है, तो ऐसा होता है। तो और लास्ट प्रोफेज या लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हट जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपियर, और क्या होगा, और क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू हो जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम दिखना चालू हो जाएंगे, सॉरी डीएनए कंडेंस होना चालू हो जाएंगे, क्रोमोसोम दिखना चालू हो जाएंगे। तो लेट प्रोफेज में हमें अगर माइक्रोस्कोप से देखना हो सेल को, तो लेट प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी चीज को मैं लिख के बता देता हूं आपको, इस चीज को लिख लो, ठीक है। लिखते हैं इसे, देखो कैसे लिखते हैं। मैंने कहा ये सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कुछ इसकी सेल ऑर्गेनली जैसे कि गोल्जी अपैरेटस वगैरह, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, ऐसे मान लो, और यहाँ पे सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये है डीएनए, डीएनए, ठीक है, जो कि डबल हो चुका है बट इंटरवाइंड है, इंटरवाइंड है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन इसी फॉर्म में तो होगा, क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा ना, हमने पढ़ा है कि G1S और G2 में क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है डीएनए। सेंट्रोमेर या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक। ER गोल्जी बॉडी, गोल्जी, यहां क्या होगा, पहला पॉइंट, डीएनए इज डबल इज इंटरवाइंड, डबल कहां पे, एस फेज में, इस फेज में इज इंटरवाइंड, इंटरवाइंड, ठीक है, इंटरवाइंड, बट डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग तो है, लेकिन आपस में कैसा है, जुड़ा हुआ है, आपस में उलझा हुआ है। फिर क्या होगा, फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट इंटरवाइंड डीएनए गेट्स एंटेंगल्ड, ठीक है। डीएनए जो कि क्रोमैटिन फॉर्म में है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है, डीएनए इन क्रोमैटिन फॉर्म स्टार्ट टू गेट कॉम्प्लेक्स या स्टार्ट टू कंडेंस, ठीक है। तो चेंजेस क्या आ रहे हैं, और देखना, और क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है,
ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर डीएनए, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोसोम, ठीक। और ये ऐसे इसके धागे, स्पिंडल फाइबर, धीरे एस्टर्स, ये ठीक। क्या हो गया, ये जो सेंट्रोसोम है ये पोल पे आ गए, ये पोल पे आ गए, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनेलिज एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट नहीं, डिसअपियर होना चालू हो गई है, तो उसको लिख लो यहाँ पे। और ये फर्स्ट इवेंट होगा, ये कौन सा इवेंट है, फर्स्ट इवेंट है कि क्या है फर्स्ट इवेंट, डीएनए में जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस, डीएनए का जो क्रोमैटिन फॉर्म है वो कंडेंस होना चालू होगा, ये फर्स्ट इवेंट होगा, या इसको अर्ली प्रोफेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या ये अर्ली प्रोफेज है, ठीक। अब नेक्स्ट सेंट्रोमेर स्टार्ट टू गेट अपोजिट पोल, स्टार्ट गोइंग opposite poles। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में इन लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलस disappears, ठीक है। और ये सब चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेंगी, नॉट अपीयर इन माइक्रोस्कोप, डिसअपियर का मतलब यही ना कि माइक्रोस्कोप में ना दिखे, माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप इस ये जो फेज है या इस फेज को हम बोलेंगे लेट प्रोफेज, ठीक। अब इतना हो गया। अब जो लास्ट इवेंट होगा इसका, या जो अगले फेज का फर्स्ट इवेंट बनेगा, तब समझो लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज या फर्स्ट इवेंट ऑफ मेटाफेज ये बन जाएगा, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी या डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं लास्ट इवेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यही फर्स्ट इवेंट होगा नेक्स्ट फेज का। क्या होगा, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट इवेंट ऑफ नेक्स्ट फेज, ठीक है। नोट करो इसे, नोट कर लो। लिख लिया, रब करें इसे, ठीक। लिख लिया, इरेज करें इसे, ठीक। देखो बेटा, इसे बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं हम, ऐसा कि आपको थोड़ा समझ में भी आए और कम से कम में बन के तैयार भी हो जाए आपका पूरा चैप्टर, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा रखा है नीट में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने वालों के लिए। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो देखो कभी भी, उनके लिए टाइम है मैं कहूँगा, ठीक है। तो चालू कर रहे हैं मेटाफेज के साथ। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज हमने बात करी कि जो लास्ट इवेंट प्रोफेज का होगा वही
फर्स्ट इवेंट बनेगा मेटाफेज का। तो क्या है इसका फर्स्ट इवेंट, क्या होगा? फर्स्ट इवेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक पॉइंट और प्रोफेज का लिख लेना यार, मैं बताना भूल गया वहां पे, एक पॉइंट और लिख लेना, मैंने बोल रखा है, हाँ लिखा नहीं है तो उसको लिख लेना जरूर से, ठीक है। वो पॉइंट क्या है यहाँ साइड में लिख देते हैं कि क्रोमैटिड्स दिखना चालू हो जाएंगे या क्रोमोसोम दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन ये प्रोफेज में लिखना, लिख देता हूँ नहीं तो तुम लोग पता नहीं क्या करोगे वहां पे। प्रोफेज में लिख देना कि क्रोमोसोम स्टार्ट अपीयरिंग इन माइक्रोस्कोप। हल्का हल्का दिखेगा, बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, बहुत हल्का हल्का माइक्रोस्कोप, ठीक। तो अब आ जाओ मेटाफेज पे वापस। फर्स्ट इवेंट क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, अब क्या होगा देख लो, इसको डायग्राम से बताते हैं, ये देख लो ध्यान से, ये हमारे सेंट्रोमियर और ये उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये क्रोमोसोम, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, यानी कि वेसिकल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो उसी वेसिकल से दोबारा हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और ये जो क्रोमोसोम है ये अब साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। सर साइटोप्लाज्म में आना जरूरी क्यों है बेटा? तभी ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये इस पर अटैच हो पाएंगे, तभी ये स्पिंडल फाइबर उस पर अटैच हो पाएंगे जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा। जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी तब तक कैसे अटैच होगा क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर? तो ये आ गया, ठीक है। और एक चीज साथ में होगी कि क्रोमोसोम कंडेंस और ज्यादा हो जाएंगे और बढ़िया से दिखने लगेंगे। ये देख, ये देख, ये देख, ये देखिए उसको, ये देख, ये देख, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल, ये कौन सा था? लेट प्रोफेज, और ये मेटाफेज में आ गया। तो दो चीजें हुई मेटाफेज में कि क्रोमोसोम भी और ज्यादा कंडेंस हो गए और साइटोप्लाज्म में आ गए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? नाउ क्रोमोसोम अपीयर इन, नाउ क्रोमोसोम अपीयर इन साइटोप्लाज्म, और some condensation also occurs for chromosome and it get most condensed form, मोस्ट कंडेंस फॉर्म में आ जाता है क्रोमोसोम, क्योंकि और ज्यादा कंडेंसेशन होता है। क्या लिख सकते हैं? सम कंडेंसेशन occur for chromosome and it become more condensed, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा मेटाफेज में, और क्या क्या चीजें होंगी और बताते हैं। पहले ये देखो, और ज़्यादा कंडेंस हो गया क्रोमोसोम, जिसके वजह से मेटाफेज में और ज़्यादा पढ़ना आसान हो गया है अब हमारे लिए। तो मोस्ट बेस्ट फेज या मोस्ट क्या कह सकते हैं उसको, जिसको कि अरे बोलते हैं ना कि वो हो सकता है सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल प्लेस स्टडी करने के लिए मॉर्फोलॉजी, साइज और नंबर की, वो मेटाफेज है। तो ये चीज़ भी लिख लो कि बेस्ट फेज टू स्टडी नंबर, साइज एंड मॉर्फोलॉजी
मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक। अब आगे देखिए, अब क्या होगा कि ये जो एस्टर्स होंगे, या ये एस्टर्स क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। देख, ये क्रोमोसोम है, अरे सॉरी नॉट क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर में जब स्पिंडल अपैरेटस ऐसे ऐसे हल्का हल्का निकल जाता है तो इस पूरे को बोलते हैं एस्टर। इसे कहीं लिख लियो यार, ये ऐसे भूल जाएगा। और ऐसे मत लिखना कि ये नोट्स में या कहीं साइड में लिख लियो इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बस समझाने के लिए कि तुझे पढ़ते वक्त आसानी हो। ये एस्टर्स हैं और इस पूरे को बोलेंगे अपैरेटस, माइटोटिक अपैरेटस, इस पूरे को बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम पे, अब तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ चुका है, तो इस पे ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगी जाके, इस पे ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगी। इस पे ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे जाके। ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, क्रोमोसोम इसे खींचेगा और इक्वेटर पे लेके आएगा। क्रोमोसोम कम्स एट इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पे आ जाएगा। ब्लैक का काम था, ब्लू ही निकाल दिया, ऐसा ही होता है यार, माइंड से कभी कभी चीजें स्किप हो जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते। देखिए ये देख, इक्वेटर पे आ गई, इक्वेटर पे आ गई, ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर अटैच कहाँ पे हो रहा है बता, क्या क्रोमोसोम पे अटैच हो रहा है कि क्रोमोसोम के किसी पार्ट पे अटैच हो रहा है? ये अटैच हो रहा है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर, यानी सेंटर पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देख, एक स्पिंडल फाइबर या दो स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम पे जुड़े हैं, दो स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम पे जुड़े हैं, ये चीज भी ध्यान दियो। इसे लिख लो, इसे लिख लो आराम से। लिख लिया बेटा, इरेज करें, चल इरेज करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और दे देता हूं, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट होती है, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट क्या होती है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, ये है क्रोमोसोम इक्वेटर पे। तो ये जो प्लेट बनेगी ना, ये जो इक्वेटर पे सारे अलाइन है क्रोमोसोम, इसको बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट,
और यहाँ एक पॉइंट लिखना कि क्रोमोसोम अराइव्ड एट इक्वेटर, क्रोमोसोम अराइव्ड एट मेटाफेजिक इक्वेटर। ठीक है, मेटाफेजिक इक्वेटर। अब ये कैसा है मैं बताता हूँ आपको क्यों मेटाफेजिक इक्वेटर, क्योंकि ये जो है सेल है, ठीक है, और ये सेल का इक्वेटर है, मिड पॉइंट, ये सेल का इक्वेटर है, सेल का इक्वेटर। ठीक है, और ये क्या है, मेटाफेज में भी ये जो मेटाफेजिक प्लेट है, ये मेटाफेज का भी इक्वेटर है यहाँ पे, जहाँ पे सारे अलाइन है क्रोमोसोम एक लाइन में, तो मेटाफेज का भी इक्वेटर है, मेटाफेजिक इक्वेटर, मेटाफेजिक। और ये क्या है, यहाँ पे सेल का इक्वेटर और मेटाफेजिक इक्वेटर दोनों इक्वल है, क्योंकि इक्वल पोजीशन में है, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सिमेट्रिक। वहीं अगर मैं बात करूं कि सेल पे, ये सेल है और यहाँ कोई वैक्यूल आ जाए और फिर ऐसे ही क्रोमोसोम लगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ठीक है, और ये लगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेटाफेजिक इक्वेटर और सेल का इक्वेटर दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे मेटाफेजिक इक्वेटर ये है मेटाफेजिक इक्वेटर, और सेल का इक्वेटर अलग है, वो मिड पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे एसिमेट्रिक, या 12th के चैप्टर में पढ़ोगे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का केस। ठीक है, इसे देख लो, लिख लो इसे। आगे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं एनाफेज पे। एनाफेज पे क्या होता है, अब मेटाफेज पे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन है, ठीक है, मेटाफेज पे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन है। अब जैसे ही एनाफेज होगा, तो जैसे ही एनाफेज आएगा, या हम कह रहे हैं जैसे ही स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम को दोनों तरफ से खींचना चालू करेंगे अपने अपने टुवर्ड्स पोल की तरफ, उसको खींचना चालू करेंगे, एक्सटेंड करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, ऐसे पोल की तरफ जाने लगेंगे, और इनका जो आर्म, ये जो सेंट्रोमियर होगा वो टुवर्ड्स पोल होगा, और जो आर्म होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो ऐसे देख लो, एक बार ऐसे देखो, ये ऐसे मान ले ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ ऊपर से एक स्पिंडल फाइबर आया और नीचे से एक स्पिंडल फाइबर आया, तो दोनों क्रोमोसोम को ऐसे, ये दोनों ऐसे चलेंगे, खींच रहा है इधर से खींचोगे तो फोर्स लगेगा अपोजिट, तो आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म को बोलेंगे आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड एंड सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, तो ये ऐसे चलता चला जाएगा पोल की तरफ। और अब क्रोमोसोम क्या हुआ, 20 क्रोमोसोम अलग हुआ, तो दो आर्म निकलेंगे, इसको बोलेंगे क्रोमैटिड्स। दो क्रोमैटिड मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम, आर्म ऑफ क्रोमोसोम नोन एज क्रोमैटिड्स। ठीक, देख लो, इसे डायग्राम बना के दिखा देते हैं इसको फिगर में। और ये क्या कौन से एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो इन्हें बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो कि आगे चल के क्रोमोसोम बना लेंगे। देखो, ये मेटाफेज का है, ठीक है, ये क्रोमोसोम, और ये स्पिंडल फाइबर आ रहा है, ये आ रहा है स्पिंडल मेटाफेज। फिर एनाफेज जैसे ही, तो वो एनाफेज आएगा, एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोसोम को पोल की तरफ खींचेंगे, पोल की तरफ खींचेंगे। तो कैसा सिनेरियो बनेगा, कुछ ऐसा,
ऐसा। ऐसा, ठीक। ये पोल है, पहले के डायग्राम्स में ना लिखा हो तो लिख लेना, ये पोल है। तो ये क्या है, आर्म, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रो। तो ये एक, इसको क्या बोलेंगे, आर्म को क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड बोलेंगे, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। तो इसके देखो पोल, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड हो रहा है, ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है, टुवर्ड्स पोल आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड। यही वो पॉइंट है जिसके बाद आपने वहां पे देखा नहीं था 4C से 2C वापिस हो गया था। तो 4C से 2C कहाँ होगा, यही होगा। लेकिन टेलोफेज में जाके जब दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगी, जब दोनों एक डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम बन जाएगा और फिर इनका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, है ना, कंप्लीट माइटोसिस खत्म हो जाएगा वहां पे, है ना। अब ये फेज कैसा है, यहाँ पे देखो एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप लोग, एक चीज और ऑब्जर्व कर रहा होगा, बेटा ध्यान से देख, इधर देख, इधर मेरी तरफ देख और बोर्ड की तरफ देख, है ना। यहां देख रहा होगा कि इस टाइम सेल एक है, लेकिन क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स अलग अलग हैं और 2 हो गए, डबल हो गए। यहाँ 4 थे, इधर 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो कुछ टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो डीएनए की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या है डबल हो जाती है ना। ये बात को कहीं लिखियो मत, माइंड में रखियो, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं, केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट कि कौन सा पार्ट, ये तो पूछा जाएगा, है ना, फेज में आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड सेंटर, ये नीट में आता है। अब पूछा जाता है किस फेज में पोल की तरफ जो है क्रोमोसोम भागते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है कि 1 सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए जो क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है, बस नॉलेज के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं साथ के साथ। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। यहां बीच में सेंट्रोमियर, देखियो। हाँ, तो क्या देखने को मिलेगा एनाफेज में, सबसे पहले एनाफेज जैसे ही शुरू होगा सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स होंगी, या हम कह सकते हैं जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगी तब एनाफेज स्टार्ट होगा। एग्जैक्ट कहना यही होगा क्योंकि फेज बना के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स, व्हेन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, एनाफेज स्टार्ट्स, एनाफेज स्टार्ट। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि जेनेटिकली सेम होगी, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, जेनेटिकली सेम, ठीक, ठीक है। जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुई हैं वो अपोजिट पोल में जाके उसको डॉटर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, है ना, उसको डॉटर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, जो कि आगे चल के अपोजिट पोल में जाएगी, जो कि अपोजिट पोल में जाएगी और आगे चल के जो है नया क्रोमोसोम बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड known as daughter chromosome, daughter chromosome, daughter chromosome move to opposite pole, move to यहीं लिख दो, move to opposite pole। अब देखो सेंट्रोमियर, नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोमियर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड या सीधा सीधा सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमैटिड, क्रोमैटिड आर टूवर्ड्स पोल एंड आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है, ऐसे लिख, आर्म्स आर ट्रेलिंग।
पहली बार डबल हुआ था संख्या क्रोमोसोम की, फॉर द फर्स्ट टाइम या फॉर वेरी फ्यू सेकेंड, ये बात ध्यान में, ठीक है। देख ले से, लिख ले, लिख लो बेटा। लिख लिया बेटा, रब करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को बता देते हैं, फिर उसके बाद टीलोफेज स्टार्ट करेंगे और फिर साइटोकाइनेसिस बता के आज की क्लास यहीं रोकेंगे और फिर अगली क्लास में जो मियोसिस वगैरह है ये सब स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, ठीक है। देख लो टाइप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्रोमोसोम किसमें, एनाफेज में, क्योंकि वहीं दिखेगा। तो देखो अब हमने देखा कि सेंट्रोमेयर जब पोल अटैच हो रहा है तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। सेंट्रोमेयर की पोजीशन होती है मेटासेंट्रिक पे, सब मेटासेंट्रिक पे, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। ये 4 पॉइंट 4 जगह पे होती है, जिसकी वजह से जब पोल जब खिंचता है क्रोमोसोम, जब पोल की तरफ जाता है उस टाइम पे हमें अलग अलग शेप ऑब्जर्व होती हैं क्रोमैटिड्स की। कैसी होती हैं देख लो, मैंने कहा ये देख लो, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं। सर क्या करते रहते हो आप बेटा, मार्कर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। देख से ये देखो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब जब ये अलग होगा तो एकदम बीच से वी शेप्ड आएगा, वी शेप्ड शो होगा। यहाँ ये जब अलग होंगे पोल की तरफ जाएंगे तो हल्का सा अलग, हल्का सा, और ये जो आएंगे वो इन्वर्टेड शेप में आएगा, एक्रोसेंट्रिक, और जब टीलोसेंट्रिक आएगा तो वो आई शेप में जाएगा, ठीक है। इसे देख लो, वी शेप, ये है इन्वर्टेड एल शेप, ठीक है। वी शेप, इन्वर्टेड एल शेप, ठीक है। इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड जे शेप, इन्वर्टेड जे शेप और आई शेप, ठीक है। लिख ले से जल्दी से लिख, फिर टीलोफेज से स्टार्ट करें। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, हो गया, चलो। अब स्टार्ट करते हैं टीलोफेज से। तो टीलोफेज के अंदर टीलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम पोल पे चले जाते हैं, डॉटर क्रोमोसोम एट अपोजिट
पोल, ठीक है। क्रोमोसोम अब अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, यानी कि अब धीरे धीरे करके क्रोमोसोम जो है वापस क्रोमैटिन के फॉर्म में आना चालू करते हैं या डिस्क्रीट एलिमेंट के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी या यहाँ लिख सकते हैं नाउ रिमेन एज डिस्क्रीट एलिमेंट, डिस्क्रीट एलिमेंट या सॉरी डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है। अगला पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब दिखना चालू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीअपियर और जो भी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे और न्यूक्लियोलस और जो भी ऑर्गेनेलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वो रीअपियर हो जाती हैं, स्टार्टेड टू रीअपियर, ठीक है। स्पिंडल जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो एक्चुअल में कैसा दिखेगा ये देखना यहाँ पे। देखिए इसे, अब इसे देखना, ठीक है। ये वाला देखना बेटा, देखिए इसे देखिए। ठीक है, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस और ये साइटोप्लाज्म सेंट्रोमियर, ठीक है। कुछ इस तरह दिखेगा। क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी और क्रोमैटिन के फॉर्म में हो गया, वापस से लूज हो गया, और न्यूक्लियोलस और भी सारी जो भी ऑर्गेनेलीज होंगी वो यहाँ पे बन जाएंगी। एक पॉइंट ध्यान रखना कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो डिसअपियर नहीं होगी, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा क्यों सर? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी मिल रही, उसी एनर्जी से ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। अगर उसी को हटा दोगे तो चलेगा कहाँ से? ये सब प्रोसेस कैसे होगा? नहीं होगा। लिख लो इसे, लिख लो बेटा, लिख लिया? हटा दें, इरेज कर देते हैं। अब हमने न्यूक्लियस का डिवीजन तो कर दिया, अब साइटोप्लाज्म के डिवीजन की बारी है, यानी जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। साइटोकाइनेसिस को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है, जिसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स,
या टेक्स प्लेस। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। एनिमल्स में और प्लांट्स में। एनिमल्स में होता है फरो बना के, किसमें? सेल फरो बना के। क्या होता है अभी आपको बताते हैं। ये है सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है डीएनए न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये है ये। ठीक है, अब यहाँ फरो बनेगा और ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेल डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही दो सेल अलग अलग हो जाएंगे। अब प्लांट्स में कैसे डिवाइड होगा? प्लांट्स में सेल प्लेट के फॉर्म में होगा। प्लेट कैसे बनेगी? वो जो स्पिंडल फाइबर रह गए थे, वो स्पिंडल फाइबर का जो रिमेनेंट्स होते हैं उससे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। उन रिमेनेंट्स को फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। उस फ्रैग्मोप्लास्ट से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, उस सेल प्लेट से बनता है। ठीक है, ये है प्लांट्स सेल प्लेट फॉर्म में। ठीक है, प्लांट सेल, सेल वॉल। अब यहाँ पे मिडिल लैमेला बन जाएगी उसी फ्रैग्मोप्लास्ट से। फिर यहाँ पे नई सेल वॉल आ गई, अंदर मेम्ब्रेन आ गई और ये न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी। ये सेल प्लेट के फॉर्म में कुछ इस तरह से डिवीजन होगा, फ्रैग्मोप्लास्ट के फॉर्म में। इसको पढ़ लेना। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं बताया है क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, प्लांट्स में सेल फरो के फॉर्म में, और सॉरी एनिमल्स में सेल फरो के फॉर्म में, और प्लांट्स में सेल प्लेट के फॉर्म में। इतना ही रखते हैं, आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं। और बाय द वे मेरा नाम देवराज श्रीवास्तव है और आपके सर के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। कुछ पार्ट्स कवर करने के बॉटनी के कोशिश करेंगे, सब मिल के काम करेंगे। ठीक है बेटा, इसे लिख लो और रोकते हैं आज की क्लास को यहीं पे।